वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ, बानी PTI और सदर आसिफ अली जरदारी साथ मिलकर बैठें तो मुल्क के 70 साला बहरान का खात्मा 70 दिन में हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तीनों बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान के नाम मुज़ाकराती कमेटी में शामिल किए जाएं और इनके वैसे ख्यालात हों जो नवाज शरीफ के पिछले साल वतन वापसी के दौरान थे, तो मुल्क में जारी 70 साला बहरान का खात्मा हो जाएगा। सियासतदानों को साथ बैठना चाहिए, लेकिन इससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि गलतियों को तस्लीम किया जाए। राना सनाउल्लाह जमहूरियत की रूह के ऐन मुताबिक एक साहिब मशवरा दे रहे हैं, मगर जिन रहनुमाओं को इस वक्त ये मशवरा दिया जा रहा है उनकी अपनी स्टैंडिंग क्या है? 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ 93, 99 और फिर 2017 में इक़्तिदार से महरूम होते ही मुज़ाहिमती सियासत के लंबरदार के तौर पर उभरे। उन्होंने वोट को इज्जत देने की जहां बात की, वहां ये दावा किया कि अब वो नजरियाती हो गए हैं। अक्टूबर 2022 में उनकी वतन वापसी और मीनार पाकिस्तान पर खिताब तक सियासी और सहाफती हलकों में ये बहस ही रही कि वो पाकिस्तान आने के बाद नजरियाती ही रहेंगे या अपने भाई की तरह अमलियत पसंदी की सियासत करेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात का खत्म होना, उनकी पूरी इंतखाबी मुहिम और बाद अज इंतखाबात खामोशी से साफ जाहिर हो रहा है कि इस वक्त उनका सियासी नजरिया क्या है। वो दबे अल्फाज में भी अपने भाई की मुफाहमती पॉलिसी और कानून साजी की मजम्मत नहीं कर पा रहे। आसिफ अली जरदारी की बात करें तो 2008 से उन्होंने जिस तरह की सियासत की, आज उसी का नतीजा है कि वो पाकिस्तान के पहले ऐसे सियासी लीडर हैं जो 2 मरतबा सदारत के ओहदे पर फायज हुए। आसिफ जरदारी ने इन 16 सालों में एक्सटेंशन से लेकर बलूचिस्तान से चलने वाली तब्दीली की हवाओं को तेज करने में भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। अगर हम गुड कॉप और बैड कॉप के मफरूजे को कुछ देर को एक तरफ रख दें तो आसिफ अली जरदारी की सियासत को समझने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात ही काफी हैं। अब रह गए इमरान खान, तो उनकी सियासी लुगत में एस्टैब्लिशमेंट उसी वक्त न्यूट्रल है जब खुलकर उनको इख्तिदार दिलाने के लिए अपना सहारा फराहम करे, जैसे 2018 में किया गया। उनकी यू टर्न पर मबनी सियासत के बायस आज मुल्क का कोई एक सियासतदान भी उनकी गारंटी देने को तैयार नहीं। किसी को नहीं पता कि वो किस वक्त कौन सा सियासी मौक़िफ़ या रास्ता अपना लें। आज जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा 2006 के मिसाक़े जमहूरियत की मिसाल देते हैं तो इस हकीकत की तरफ इशारा नहीं करते कि ये मुआहिदा दोनों बड़ी सियासी जमातों ने उस वक्त किया जब फौजी हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ एलानिया कहते थे कि वो किसी भी सूरत इन जमातों की क़यादत को पाकिस्तान नहीं आने देंगे। यानी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत नून लीग और पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। अब अगर आज के मारूज में राना सनाउल्लाह की तजवीज़ का जायजा लें तो 2 बड़ी सियासी जमातें इस वक्त मुक़्तदरा के साथ 1 पेज पर है और तीसरी सियासी जमात की सियासत का महवर ही इस बात पर है कि किसी तरह उन पर नजरे करम हो जाए। ऐसे में क्या इन तीनों लीडर से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो मिल बैठकर 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल कर देंगे? इसी पर पैनल की राय रखेंगे कि क्या इतना ही आसान है कि 70 साल के मसाइल 70 दिन में, और वो भी ये 3 शख्सियात हल कर देंगी? पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। नवाज शरीफ, बानी PTI, जरदारी मिल बैठे, 70 साला बहरान 70 दिन में ख़त्म हो जाएगा। राना सनाउल्लाह सब कुछ जानते बूझते क्या पाकिस्तान के सियासी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं? शहजाद साहब, इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तीनों ने इस हाइब्रिड निज़ाम को तवाना बनाया है। एक्सटेंशंस हों, मुतनाज़ इंतखाबात हों, डंडे के ज़ोर पर वोट लेना हो, इत्तेहादियों की हमायत हो, कानून साजी हो, तरामीम करानी हो, ऑर्डिनेंसेस निकालने हो, तीनों ने निज़ाम से फ़ायदा उठाया, तीनों ने तवाना बनाया। किसी ने 18 में, किसी ने 22 में, किसी ने 24 में। जो अभी रुख की बात हो रही है, इन लीडरों से तवक्को रखी जा सकती है? इनका थॉट प्रोसेस इस डायरेक्शन में जाएगा कि इनको पॉलिटिकल जिस स्पेस की ज़रूरत है वो इनके जुड़ने में है? आपने तो सारा मेरा आर्ग्यूमेंट ही कह दिया। जो मैं कहना चाहता हूँ और जो कहना चाह रहा था वो आपने ही सब कुछ कह दिया। देखिए आयशा, आज मैंने आज ही के दिन में एक हिकायत पढ़ी, नज़र से गुजरी, मुझे अच्छी लगी, और वो ये है कि रोज़े महशर अमाल नहीं नीयतें तोली जाएंगी। तो अब अगर ये 3 असहाब बैठ भी जाएं और फिर उनकी नीयतों में फतूर हो या नीयतें ठीक ना हो। अच्छा, एक सवाल उठा रहे थे ज़ैगम साहब कि क्या इनमें काबिलियत भी है कि ये सोच सकें मुस्तकबिल का? मेरा ख्याल है बिल्कुल है। ये जानते हैं कि किस तरीके से मुस्तकबिल का नक्शा क्या होना चाहिए, सियासी मुस्तकबिल का नक्शा पाकिस्तान के लिए कौन सा अहम है, क्या ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इन्होंने हर चीज़ दाव पे लगा दी। वो कौन है जो कि बैसाखियों के साथ नहीं ताकत में आया या नहीं ताकत में आना चाहता? ये 3 बड़ी पार्टियों को भी आप ले लें, इन्हीं की बात कर रहा हूं। कौन है जो कि बैसाखियां मांगता है और कहता है कि हमें बैसाखियां दो ताकि हम पावर में आ जाएं?
कौन है जो लेजिस्लेशन के लिए इस्तेमाल करता है कंधों को, इसलिए कि कोई लोगों को लेके आओ, पार्लियामेंट में उनके एमएनएज हैं और या सेनेट के अंदर, और उनसे आके कहें कि बराए मेहरबानी वोट डाल दें। ये कौन लोग हैं? यही 3 लीडर्स हैं जिनकी पार्टियां हैं, मेजॉरिटी बाकी भी हैं, लेकिन ये बड़ी पार्टियां, 3 बड़ी पार्टियां, तो ये वो लोग हैं। तो राना सना जब इन लोगों को देखते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, तो यही बिल्कुल सही कहते हैं। जब आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है किसी सियासी हुकूमत की, जब आपके ऊपर सवालात उठ जाते हैं, आपके अपने लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमारा तो दिल नहीं था, लेकिन हमें मजबूरन हुकूमत दे दी गई या लेनी पड़ी, हमें जोर जबरदस्ती के साथ। महजब माशरों के अंदर क्या होता है जब इस किस्म का सवाल उठ जाता है? अभी फ्रांस में 2 दफा वजीर आजम, शायद 1 दफा बदला, उसके बाद 1 दफा फिर बदल गया। बाकी जर्मनी में सवाल पैदा हुआ, उसने अपने आप को पोल्स के लिए अनाउंस कर दिया। जब महजब माशरों में इस किस्म के सवालात पैदा होते हैं, फौरन अवामी मैंडेट की तरफ ध्यान जाता है कि फ्रेश मैंडेट का मतलब क्या होता है? स्नैप पोल्स, मिड टर्म पोल्स, अर्ली पोल्स। हमारे यहाँ ये गाली है, हमारी बहस और डिस्कोर्स के अंदर आप इन तीनों चीजों में, स्नैप पोल्स, अर्ली पोल्स, मिड टर्म पोल्स का जिक्र करें, ऐसा है जैसे कि आपने जमहूरियत को गाली दे दी। महजब मुआशरे, जमहूरी मुआशरे इन इस तरफ जाते हैं जहां पर अवामी ताकत और अखलाकी ताकत के साथ आप हुकूमत में बैठते हैं, फिर आप हुकूमत करते हैं। जब तक आपके पास अखलाकी ताकत और अवामी मैंडेट नहीं होता, आप इस काबिल ही नहीं है कि आप अपना काम कर सकें। एक ऐसी हुकूमत जिसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं और कमजोर समझी जाती है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो है ही है, लेकिन शायद इससे भी कम थी, मिला मिलू के इसको खड़ा किया गया, बैसाखियों के सहारे खड़ा किया गया, वो डरती है वापस अवाम के पास जाने के लिए। तो जब इस किस्म के मामलात हों, और राना सना बहुत ज्यादा, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अच्छा सियासी ज़हन है जो कि इस किस्म की सोच रखता है, उसको पता है कि मुझे हमारे सियासी निज़ाम को किस तरीके से ये असरअंदाज हुआ है तारीखी तौर पर, और इसको यहां से निकालने का रास्ता क्या है। देखिए, अगर ये तीनों मिलेंगे, आज के मारूज को एड्रेस करेंगे, मुस्तकबिल के जो आपकी जरूरियात हैं उनको तय कर पाएंगे कि मुस्तकबिल में सियासी नक्शा क्या होगा, नक्शाबंदी की अहलियत रखते हैं, सोच सकते हैं कि हमें आज हम खड़े हैं, इस मारूज को एड्रेस करें, आगे का रास्ता क्या है। और तीसरी बात कि एक नए मारूज को जन्म दे सकते, ये इनमें काबिलियत है। मैं नहीं कभी भी नहीं कहूंगा कि इनमें काबिलियत नहीं, ये सब जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि क्या राना सना की बात गलत है? गलत बिल्कुल नहीं है। वाकई में पाकिस्तान के मसाइल का हल, लोग कहते हैं मईशत, और ये इजाजत दीजिए, आप राना सनाउल्लाह के पॉलिटिकल एक्यूमेंट को एप्रिशिएट कर रहे हैं। इसी तकरीब में ख्वाजा साद रफीक ने भी गुफ्तगू की, मैं उस पर भी आपका कमेंट चाहूंगी। जैसे आपने कहा लीडर्स जानते हैं, ये वो काबिलियत रखते हैं, राना सनाउल्लाह ये बात कर रहे हैं कि फ्यूचर के लिए क्या कोर्स होना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक बहरानों की वजह एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि 3 तरह के रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है, एक फौजी कंट्रोल, दूसरा जब सियासतदान बादशाह बन जाए, और तीसरा जब चंद जज चेंबर या घर में फैसला करें कि कौन जेल जाएगा और कौन अगला हुक्मरान बनेगा। ये वो कह रहे हैं कि 3 वजूहात हैं जो हमारे बहरान की वजह बनते हैं, बल्कि पूरी पाकिस्तान की जो सियासी तारीख उन्होंने एक समरी रख दी। आपके ख्याल में क्या ये लीडर्स ऐसी तजावीज़, ऐसी समरी या माजी का अपना एनालिसिस अपने लीडर्स के सामने, यानी जो उनके कायदीन ने वहाँ रख कर अपनी बात मनवाने की अहलियत रखते हैं, अगर ये उनकी सेकेंड टियर लीडरशिप है, या सेकेंड टियर लीडरशिप सिर्फ तकरीबात में या फिर बस गुफ्तगू की हद तक ही अपनी बात कह सकती है? नहीं, मेरे हाल में रखते हैं, जरूर रखते हैं। जो कह सकते हैं वो करवा भी सकते हैं। ये आवाज हर जगह जाती है, उनकी आवाज भी जाती है, उनके अपने लोग भी ये कह सकते हैं, और ये लोग बैठ के वहां करते हैं बात। लेकिन जिनकी टांगें कमजोर होती हैं, जिनकी टांगें होती ही नहीं है और वो बैसाखियों पे खड़े होते हैं, उनमें ताकत हिम्मत नहीं होती। उनकी गर्दन तो शायद खड़ी हो सकती है किसी भी वजह से, लेकिन उनकी टांगों के नीचे, उनकी कमर के पीछे स्टील नहीं होता। सही। ये है उनकी वजह कमजोरी की। देखिए 3-4 चीजें ना, क्या है? इलेक्टोरल बेस आपका कितना बड़ा है, आपका मेरिट क्या है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आपको अवामी मैंडेट कितना मिला था। ये हैं 4 नुकात जिनके ऊपर फैसला होता है कि जमहूरी जो आपका हुक्मरान है या हुकूमत होगी वो किसकी होगी। दुरुस्त हो गया। जब आप इन 4 चीजों को आप कदर ही नहीं कर रहे, इन 4 चीजों की, तो फिर आप किस तरीके से अपने आप को सियासी और जमहूरी एक सिलसिले का हिस्सा कह सकते हैं? तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी सफर को पाक साफ करके दुरुस्त करने की जरूरत है। उस तरफ चला जाए तो मेरा ख्याल है कि ये रास्ता निकल सकता है वहां जाने का। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ राना सना से, इनमें काबिलियत भी है और ये इनको जाना भी चाहिए। हमारे साथ सारे एग्री कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की तजवीज़ बहुत ज़बरदस्त है, सादा तजवीज़ दे रहे हैं बेशक, मगर ये हकीकत नहीं कि जो तीनों सियासी जमातें हैं इन्होंने 2018
کے بعد سیاست کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ آج جو نظام ہے اس کو ہائیبرڈ کہا جاتا ہے, سیاسی سپیس ان سیاسی جماعتوں کے پاس موجود نہیں ہے. کیا تینوں لیڈرز کو اس حقیقت کا احساس ہے, یا پھر ان میں سے کون ایسا ہے جو انیشیٹ لے کر وہ پہلا پانی کا بارش کا قطرہ بن سکتا ہے کہ راستہ بنے ان تینوں کے لیے, سب دوستوں نے, بلکہ جمہور اور جمہوریت کے لیے بھی بنے؟ ہاں, سب دوستوں نے جیسے شعر پڑھے اور حسن صاحب نے اپنا شعر پڑھا تو مجھے بھی, تو میں نے کہا میں اپنا شعر میں بھی ایک موقع مل گیا مجھے. تو ہیچ لگتی ہیں ساری تعبیریں, میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے. تو جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں خواب دکھایا وہ بہت, ہم تو کب سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ سارے مل کر کیوں نہیں بیٹھتے, آپس میں بات کیوں نہیں, یہ ہم نے اس کو ہوا بنایا. بات چیت یعنی اس کا ذکر ایسے ہوتا ہے کہ ان کی بات چیت ہوگی نہیں ہوگی, کیوں اس کی ہوا بنا؟ اس کا ایک پس منظر ہے, وہ ہم دہراتے رہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا رویہ ایسا رہا ان پارٹیز کی طرف کہ وہ پھر لگنے لگ گیا کہ ان کی تو سیاست کی بنا ہی اس پر ہے, اور وہ اگر بنیاد کو ہی ہلا دیں گے تو پھر وہ کس طرح, اگر وہ گفتگو کرنے لگ جائیں گے اور وہ چور ڈاکو کا سارا بیانیہ جو ہے جب وہ تصویریں آئیں گی بیٹھ کے مسکراتے ہوئے چائے پیتے ہوئے تو شاید اس بیانیے کو زک پہنچے. تو لہٰذا انہوں نے یہ معاملہ شروع ہی نہیں ہونے دیا, بہت دور رہے وہ اس سے, حتیٰ کہ وہ ایک چھت کے نیچے نہیں بیٹھتے تھے. ان کی کوشش ہوتی کی تھی کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی بھی میٹنگ ہو رہی ہو یا انہوں نے بتانا ہو, کسی نے فوج نے آپ کو بتانا ہو, صورتحال سمجھانی ہو, وہاں بھی وہ اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. یعنی بہت سخت انہوں نے رویہ اپنایا. تو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی ایک اس ملک میں ہوتے دیکھا تھا اور اس کے ثمرات بھی ہم نے سمیٹے تھے. یعنی ملک میں پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, 5 سال رہی, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی آئی, اور ہم نے اس دوران دیکھا کہ ملک میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. یعنی آپ نے کچھ نہ کچھ تو پروگریس کی. ہم تو یہی دیکھتے رہے, پہلے بھی دیکھتے تھے, 90 کی دہائی میں بھی دیکھتے تھے کہ آپ نے سیاسی مخالفوں کو کیسے پکڑ لیتے تھے, اور دونوں سائڈز یہ کام کرتی تھیں. پھر انہوں نے سیکھا, اور وہ سیکھ کر انہوں نے پھر آگے چارٹر اور ڈیموکریسی کیا. ٹھیک ہے کہ وہ اس پر بھی منوان عمل نہیں کر سکے اور بہت سے اس میں خلا موجود ہیں, لیکن جس طرف میں نے اشارہ کیا اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. بس جب دھرنا ہو گیا تو پیپلز پارٹی کو اپروچ کیا گیا. ہم سب جانتے ہیں, اب وہ سیاسی تاریخ کا حصہ ہے, اور پیپلز پارٹی نے واضح کہا کہ ہم حکومتیں الٹانے کا شوق اس وقت پورا نہیں کریں گے. یعنی انہوں نے جو سبق سیکھا ہوا تھا اس پر عمل کیا. تو اگر 2 افراد کر سکتے ہیں, 2 افراد تھے کون؟ بے نظیر اور نواز شریف کون تھے؟ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے تھے. تو اب اگر پارٹیز ہی 3 ہیں تو تینوں کے نمائندے, یعنی another charter of democracy is on the cards, should be on the cards. جی پارٹیز تو بہت ہیں. تو یعنی ان سب کو بیٹھنا, ہم تو کب سے ہی بات کہتے ہیں کہ انہیں بیٹھنا پڑے گا, لیکن یہ خواب کی دنیا بن گئی ہمارے لیے, کیونکہ ہم تو اس سے بہت دور جاتے چلے گئے. اور پھر جو ہمارا خیال تھا کہ اب مشکل اور ابتلا کا وقت آ رہا ہے, اور عمران خان صاحب بھی اب ان مراحل سے گزر رہے ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے جب آپ کاندھوں سے اتر جائیں, تو وہ گزر رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہوں گے ساتھ ساتھ. لیکن ابھی تک جو ان کا رویہ رہا ہے وہ رویہ یہ رہا کہ انہوں نے طاقت سے یہ مسئلہ حل کرنا چاہا. جیسے کہ وہ ایک فیمس فریز ہم سنتے تھے نا, پاور ٹاکس ٹو پاور. تو انہوں نے کہا بھی ہم پاور یعنی ہم ایگزیبٹ کریں گے اور ہمارے ساتھ گفتگو کی جائے گی. وہ کرتے رہے, آگے بڑھتے گئے, اور انہوں نے بہت کوشش کی, لیکن ان کو اس طرح کامیابی نہیں ہو سکی جس سے وہ چاہتے تھے کہ حکومت تو کیا ریاست ہی گھٹنے ٹیک دے ان کے سامنے. یہ نہیں ہو سکا. تو اب ایک دوسرا بھی تو رستہ ہے, یعنی وہ رستہ جس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سیاستدان جب پھنس جاتے ہیں, وہ جب دلدل میں پھنس جاتے ہیں, ایک سیاسی دلدل آپ اسے کہہ لیجئے, تو جتنے ہاتھ پاؤں آپ مارتے ہیں آپ اس دلدل میں دھنستے ہی چلے جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ایک سٹل ہو جاتے ہیں, بے حرکت ہو جاتے ہیں, اپنا رستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ کو اس دلدل سے کوئی لوگ مل کر نکالتے ہیں پھر آپ کے رویے کی بنا پر. لیکن وہ ابھی تک رویہ انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا, اب بھی نہیں کیا ہوا. لیکن یہ جو مذاکرات چھوٹے سے شروع ہوئے ہیں نا, 2 جنوری کو بھی اب دوبارہ ہونے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہاں سے آغاز ہوگا. اور پھر رانا ثناء اللہ جو ہمیں خواب دکھا رہے ہیں کہ 3 افراد بیٹھ جائیں اور اس ملک کے مسائل 70 دن میں, سچی بات ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ 7 دن میں بھی حل ہو سکتے ہیں. اچھا, آپ جی میں تو سمجھتا ہوں, ہم تو یہ دیکھیے ہم نے حل ہوتے ہوئے دیکھے. اس کے لیے وی ڈونٹ ہیو ٹو بی امیجنیٹو کہ ہم سوچیں یار یوں,
ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے کچھ مسئلے حل ہوئے اور ہم ایک پٹڑی پر چڑھتے ہوئے نظر آئے کم از کم. وہ پھر کیا ہوا, وہ پروسیس کس طرح ریورس ہوا اور سیویلینز کس طرح ہم نے سپیس لوز کی, وہ ایک کہانی ہے جو ہم سب کے سامنے ہے. اب آپ اگر پوچھیں کہ اس کا امکان کتنا ہے, تو امکان ہم جیسے خوشگمان لوگ بھی کہیں گے کہ امکان تو فی الحال ہمیں نظر نہیں آتا. یہ ہم نے, آپ بتائیے یہ تین کہاں اکٹھے ہوں گے, اڈیالہ جیل میں اکٹھے ہوں گے, یا ابھی بہت سے مراحل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ابتدا وہی ہے کہ 2 جنوری حقیقت پسندی کا تقاضا ہے. وہ لوگ بیٹھے ابتدائی بات کرنا شروع کریں اور خان صاحب یکسو ہو کر 3-6 مہینے جو ہیں وہ مذاکرات کو دیں, حملہ آور بہت امید ہے میرے پینل کو کہ بڑا اچھا خواب دیکھا ہے اور یہ 3 لیڈر بیٹھیں گے. امید پر دنیا قائم ہے, امید ضرور رکھیں, لیکن معروض یہ نہیں دکھا رہا کہ فی الحال یہ ایک میز پر بیٹھنے کو تیار ہیں.